हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्टडी चैनल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ में देखिएगा। और देखिए, जो आज के जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कोई सा भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, आज का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है संपूर्ण, ठीक है, एक एक टॉपिक को यहाँ पर हमने कवर किया है। ठीक है, कम प्रश्न रहेंगे, 20 से 25 मिनट का ये वीडियो रहेगा। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। तो आप सभी को ध्यान से देखना है और कोशिश करें कि आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट बताता हूँ, ठीक है ठीक है, आज का क्योंकि जो क्लास है वो सिर्फ देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ही जोर दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। और इसके पहले आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न है आपके समक्ष, कह रहा है कि देखिए, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग मुझे लगता है कि ग्रामर यदि कहीं पर भी पूछा जाता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम्स में ग्रामर पूछा जा रहा है, तो ये इसमें से एक प्रश्न 100%, चाहे वो या तो द्विकर्म क्रिया से पूछेगा, और सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है प्रेरणार्थक क्रिया हो गया या फिर पूर्वकालिक क्रिया हो गया। ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा यहां पर विस्तार से बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए, देखिए, कह रहा है कि उसने नहाकर भोजन किया। तो देखिए, एक क्रिया तो यहां पर आ रही है नहाना, ठीक है, और दूसरा जो यहां पर क्रिया है वो है किया, भोजन करना। ठीक है, तो पहली जो क्रिया है इसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पूर्वकालिक क्रिया। ऐसी क्रिया जो पहले हो चुकी है। ठीक है, जो क्रिया पूर्वकाल, नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, पूर्वकालिक, कालिक का मतलब पहले जो हो चुकी है क्रिया। ठीक है, पूर्व का मतलब पहले, तो जो क्रिया पहले हो चुकी है उसे क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है भैया? प्रेरणार्थक क्रिया होती है कि कर्ता कोई काम स्वयं ना करे, ठीक है, और किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, वहां पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए, मैं ट्रिक भी यहां पर आपको बता दूंगा। जैसे कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं समझ पाते कॉन्सेप्ट को, तो ट्रिक भी आपको बता दूंगा। चलिए देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का एक मैं उदाहरण ले रहा हूं। मां ने पिताजी को बाजार भिजवाया या फिर जाने को कहा। ठीक है, जाने को कहा। ठीक है, तो देखिए, मां यहां पर स्वयं नहीं कर रही काम, किसको? दूसरे को कार्य करने के लिए। किसको भैया? पिताजी को। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। और इसका जो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे देखिए, एक मैं यहां पर उदाहरण दे रहा हूं। राम पत्र लिखवाता है। ठीक है, लिखवाता है। ठीक है, राम सीता से पत्र पढ़वाता है। तो देखिए, वाता है, वाती है, वाते हैं। यदि इस प्रकार के शब्द आपको, ठीक है, वाक्य में यदि क्रिया के साथ में जुड़े हुए दिखाई देते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। वाते, वाता है, वाते हैं, ठीक है, वाती है। ठीक है, जैसे सीता रीता से, ठीक है, पत्र लिखवाती है, पत्र पढ़वाती है। तो यदि इस प्रकार के वाता, वाते, वाती आती है, ठीक है, तो वहां पर हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। सीधा सीधा आप एक यहां पर कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें कि यदि दूसरे के द्वारा काम करवाया जा रहा है तो वहां पर जो क्रिया होगी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया होती है यहां पर दो कर्म, ठीक है, क्रिया के साथ में दो कर्म उपलब्ध हो। जैसे चलिए, मैं कह रहा हूं कि राम ने, ठीक है, राम ने पेंसिल से कागज पर लिखवाया है। ठीक है, राम ने पेंसिल से कागज पर लिखवाया है। तो देखिए, एक तो हो गया पेंसिल, कर्म हो गया। ठीक है, क्या हो गया? पेंसिल कर्म है, और दूसरा है कागज पर। क्या है? कागज पर। तो दोनों यहां पर कर्म है, पेंसिल भी हो गया कागज पर, ठीक है, और लिखवाना क्रिया हो गया। तो देखिए, दो कर्म यदि एक क्रिया के साथ में उपलब्ध है तो वहां पर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है, मैं बोलता हूं जैसे, जैसे हुआ है शाम को, ठीक है, वह शाम को घर जाया करता है।
जाया करता है। तो देखिए एक तो हो गया जाया, ठीक है, और दूसरा हो गया क्या यहां पर करता है। तो देखिए दो क्रिया संयुक्त यहां तक की हाल में देखिएगा, एक तो जाया है, दूसरा है करता, और है एक सहायक क्रिया है। तो देखिए यहां पर जाया करता है, यहां पर जहां पर भी बेटा दो या दो से अधिक क्रियाएं संयुक्त हो रही हो, ठीक है, जहां पर भी दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर के क्रिया का निर्माण कर रही हो, वहां पर होता है संयुक्त क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अयोगवाह किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके लिए कमेंट करें कि अयोगवाह किसे कहा जाता है। कह रहा है कि संयुक्त क्रिया को, अनुस्वार और विसर्ग को, अल्पप्राण को, महाप्राण को। बिल्कुल एक एक समझाऊंगा यहां पर। चलिए तो देखिए संयुक्त व्यंजन की यदि मैं बात करूं तो चार होते हैं, छात्रा, ज्ञा और श्री। ठीक है, ये चार होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त स्वर और व्यंजन में कंफ्यूज नहीं होना है। चार संयुक्त स्वर भी होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। देखिए जैसे ए, आय, ओ और औ, ये आपके संयुक्त स्वर हो गए। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुस्वार आपने देखा होगा ये बिंदी लगी होती है, अनुस्वार बोलते हैं, और जो ये आपने संस्कृत में देखा होगा विसर्ग। ठीक है, जैसे आहा लिखते हैं ना, तो सीधा सीधा याद रखिएगा अंग और आहा ये दोनों क्या होते हैं, विसर्ग अयोगवाह होते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अल्पप्राण होते हैं। किसी भी वर्ग की मैं बात करूं, जैसे मैं का वर्ग ले लेता हूं, का, खा, गा, घा और अंगा, ये किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और साथ में अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा, ये होते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण में बोल सकता हूं कि जिनके उच्चारण में हमको कम प्राणवायु की जरूरत होती है, कम ताकत लगाने की जरूरत होती है। जैसे मैं बोलता हूं का, लेकिन मैं खा बोलता हूं तो ज्यादा इसको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है। तो देखिए किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, और साथ में ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है। चलिए तो देखिए प्रभा खेतान की ये वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, यहां पर यूपी टीईटी में सभी पूछी गई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए प्रभा खेतान की बात करते हैं, तो अन्य से अनन्या, अन्य से अनन्या, ये वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैत्री पुष्पा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इदन्नम। क्या है भैया, इदन्नम, इदन्नम है। और कृष्णा सोबती की रचना की बात करता हूं मैं, कृष्णा सोबती की है ए लड़की, बहुत फेमस रचना है ए लड़की। हमसे कह रहा है कि गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है, तो ये है भैया मैत्री पुष्पा की ही रचना है, इसको भी आपको याद रख लेना है। ये इनकी आत्मकथा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। संप्रदान के लिए, कर्म के लिए, करण के लिए, कर्ता के लिए। कर्ता की होती है ने। ठीक है, करण और अपादान दोनों को मैं समझाऊंगा। यहां पर संप्रदान की बात करें तो संप्रदान की भी को होती है, लेकिन याद रखिएगा के लिए के अर्थ में। किसके लिए होती है, के लिए के अर्थ में। जब को विभक्ति का अर्थ निकल रहा हो तो वहां पर होता है संप्रदान। जैसे मैं बोलता हूं कि राम को भोजन चाहिए, राम को भोजन चाहिए, इसका मतलब है कि राम के लिए भोजन चाहिए। ठीक है, राम को भोजन चाहिए, तो इसका मतलब है कि राम के लिए भोजन चाहिए ना। तो जहां पर देखिए जरूरत हो, किसी को कोई चीज दी जा रही हो, या फिर रुचि देखने को मिले। चलिए जैसे मैं बोलता हूं कि भैया सीता को लड्डू बहुत पसंद है, तो देखिए क्या है, रुचिता का भाव आ रहा है यहां पर। ठीक है, रुचिता की प्रवृत्ति है, तो जहां पर भी रुचि दिखाई जा रही हो, ठीक है, वहां पर भी याद रखिएगा संप्रदान कारक होता है। कर्म का भी को होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि राम ने रावण को, राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, तो यहां पर नहीं निकलेगा को का के लिए। ठीक है, तो यह भी याद रखना है कि यहां पर को किसकी है, कर्म की, लेकिन के लिए के अर्थ में यदि को का अर्थ निकल रहा है तो वहां पर होगा संप्रदान। करण की और अपादान की। ठीक है, करण की और अपादान की, ये दोनों विभक्ति होती हैं से का, लेकिन से का अपादान के लिए निकलता है अलग होने के लिए, और के द्वारा के अर्थ में निकलता है करण का। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा करण हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अपादान नहीं है। ठीक है, तो से विभक्ति अपादान और करण दोनों की होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि एक और अजगर लखे और एक और मृगराय और बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, इस पंक्ति में रस कौन सा है? चलिए, भयानक है, वीर रस है, करुण है और रौद्र रस है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है भैया? भयानक रस। भयानक रस क्या होता है कि जहां पर भय उत्पन्न हो, ठीक है, क्या हो? भय उत्पन्न हो, वहां पर होता है भयानक रस। वीर, जहां पर वीरता का वर्णन देखने को मिल रहा है, जिन काव्य में पंक्तियों में क्या है? वीरता का वर्णन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे देखिए राणा प्रताप के चेतक के बारे में जो वीरता का वर्णन देखने को मिलता है, वहां पर भी क्या होता है? वीर रस होता है। करुण रस हो गया, ठीक है, करुण का शोक होता है। रौद्र रस का क्या होता है भैया? क्रोध होता है। ठीक है, जहां पर क्रोध देखने को मिले। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के संबंध में मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी है? ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज इब्राहिम ग्रियासेन के द्वारा लिखी गई है। तो यहां पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि ठीक है, पहले, ठीक है, हिंदी का पहले इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया है? तो यह भी आपको याद रखना है, गारता दातासी के द्वारा। ठीक है, गारता दातासी के द्वारा सर्वप्रथम इतिहास लिखा गया है। ठीक है, हिंदी और उर्दू का, तो यह भी आपको याद रखना है। देखिए, गारता दातासी की एक रचना है जो सबसे पहले इतिहास की रचना मानी जाती है। इस्तवार, इस्तवार दाला लितरेतुर लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, ए हिंदुस्तानी। आप राइटिंग पर मत जाइएगा। ठीक है, तो नाम सुन लीजिएगा इसका, इस्तवार दाला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, गारता दातासी की है। और दोनों रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियासेन की है, और गारता दातासी की, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निश्चित रूप से आप याद रखेगा कि यहाँ से जो भी बच्चे बीपीएससी के लिए जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो एक रचना यहाँ से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप, तो देखिए सुई क्या है भैया? एक तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव है। ठीक है, तद्भव क्या? तद्भव ऐसे शब्द होते हैं, तत्धन भव। ठीक है, तत्धन उद्भव होगा। यदि मैं विच्छेद करूं तो क्या होगा? तत्धन उद्भव। तो उद्भव, ठीक है, उद्भव का मतलब क्या? उत्पत्ति। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति क्या है? संस्कृत से मानी गई है। ठीक है, संस्कृत से हुई है, ऐसे शब्द तद्भव शब्द हो जाएंगे। और तत्सम, अरे भैया तत्धन सम, मतलब जो संस्कृत में भी समान हो और हिंदी में भी उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द। तो कह रहा है सुई का तत्सम बताइएगा। सुई का तत्सम यहां पर देखिए गलत है, ये सही नहीं लिखा है। क्या हो जाएगा? सूची हो जाए। ठीक है, याद रखेगा, सूची बड़ी ची नहीं है, छोटी ची है। तो यहां पर याद रखेगा, इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, यूपीटीईटी में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि परिसीमन का विलोम, तो परिसीमन का विलोम होगा भैया असीमन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि पंकज में कौन सा समास है? कर्मधारा है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि है और द्वंद्व समास है। चलिए, तो देखिए मैं यदि इसका विग्रह करूं, चलिए 1 मिनट में थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिएगा। मैं इसका क्या करता हूं? वर्ण विच्छेद करता हूं। ठीक है, तो पंक धन क्या हो जाएगा? रज। क्या हो जाएगा? पंक धन रज। इसका मतलब है पंक का मतलब होता है कीचड़। क्या होता है? कीचड़। और रज का मतलब यहां पर जो लिया गया है वो है उत्पत्ति से लेकर। ठीक है, क्या है? उत्पत्ति से लेकर यहां पर रज का अर्थ निकल रहा है। तो देखिए कहने का यहां पर जब हम इसका विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो क्या होगा? अर्थात कीचड़ में उगने वाला। ठीक है, कीचड़ में उगने वाला। तो कीचड़ में उगने वाला कौन है भैया? कमल है। ठीक है, क्या है? कमल है। तो देखिए पहला, दूसरा, कीचड़ में उगने वाला और तीसरा, तो सीधा सीधा है कि यदि किसी तीसरे पर अर्थ जा रहा हो तो वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं बोलता हूं चक्रपाणी हो गया, ठीक है, कमल पीतांबर हो गया, कमल नयन हो गया। तो देखिए कमल नयन, जैसे मैं बोलता हूं कि जिसके क्या है? कमल के समान नयन है, जिसके कमल के समान नयन है उसको क्या बोलते हैं? भगवान विष्णु बोलते हैं। ठीक है, जिस चक्रपाणी, जिसके हाथों में चक्र है, उसको क्या बोलते हैं? भगवान विष्णु जी बोलते हैं।
तो तीसरे पे यदि अर्थ जा रहा है, मैं बोल सकता हूं कि अन्य पद प्रधान हो, ठीक है, या अन्य पद की प्रधानता जहां पर दिखाई दे वहां पर होता है बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। कर्मधारय जहां पर विशेषण विशेष हो, ठीक है। द्विगु समास प्रथम पद संख्यावाची होना जरूरी है, ठीक है। और द्वंद्व समास की हम बात करें तो दोनों विलोमार्थक प्रयोग होने चाहिए शब्द, और योजक के माध्यम से जुड़े हों, या फिर और शब्द से जुड़े हों, या फिर या शब्द से जुड़े हों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो क्या होगा भैया, कायर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, कायरता हो जाएगी। ऑप्शन यहां पर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए भाववाचक संज्ञा होती है कि जहां पर भी आपको अवस्था देखने को मिले, कोई भाव प्रकट हो रहा हो, जहां पर गुण दोष दशा का बोध हो, वहां पर होती है भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं बोलता हूं अवस्था का, तो मैं बोलता हूं वीरता, ठीक है, वीरता, बुढ़ापा, बुढ़ापा, जवानी, ठीक है, रंगीला, ठीक है, मैं बोलता हूं स्त्रीत्व, ठीक है, सतित्व, गुरुत्व, ये सभी कैसे हो जाएंगे, भाववाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अपना मतलब निकालने वाले के लिए एक उचित शब्द बताइए। सीधा सीधा है, अपना मतलब निकालने वाले के लिए क्या हो जाएगा, स्वार्थी है भैया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प। तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, तो देखिए उपसर्ग, चलिए मैं समझाता हूं, यह है कोई मूल शब्द, ठीक है, मूल शब्द है। मान लीजिए जो मुख्य शब्द है, चलिए तो देखिए मूल शब्द में यदि कोई ऐसे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। और जो आगे जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं भैया, उसे बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं निर्बलता, सीधा तो निर्बलता में मूल शब्द क्या है, बल हो गया, ठीक है। निर क्या हो जाएगा यहां पर, लेकिन निर याद रखिएगा हलंत के साथ में प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो निर क्या हो जाएगा यहां पर, उपसर्ग हो जाएगा, और ता यहां पर हो जाएगा प्रत्यय। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ऊंट की चोरी नेहरे नेहरे का अर्थ बताइए। तो भैया ऊंट कितना बड़ा होता है, वो चाहे जितनी चोरी कर ले पर छुप नहीं सकता। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, छुप नहीं सकता। तो सीधा सीधा यहां पर अर्थ है कि जो भी बड़े काम हैं, ठीक है, बड़े काम को क्या है, छुपाकर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट। चलिए धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए धूसर, गर्दब, गधा, ठीक है, किसके हैं, गधे के पर्यायवाची हैं। यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख, ठीक है, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो भूतों या जीवों के द्वारा जो दुख होता है उसे बोलते हैं आदि भौतिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आदि भौतिक बोला जाता है। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आधिदैविक क्या होता है, आधिदैविक होता है जो हमें प्रकृति के द्वारा दुख हो। मान लीजिए बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ठीक है, बारिश ज्यादा हो गई, ठीक है, भूकंप आ गया, तो ऐसे दुख जो प्रकृति के द्वारा हम मान लेते हैं ना कि भैया ये भगवान का किया है, ठीक है, भगवान नाराज हो गए हैं, तो जो ऐसा दुख, ठीक है, जो हमें क्या है प्रकृति के द्वारा हो उसे बोलते हैं आधिदैविक बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए देखिए, और एक और है यहां पर पॉइंट, आदिदेहक। आदिदेहक क्या है, आदिदेहक आपने कहा होगा, देखिए देह, देह क्या होता है, शरीर। तो ऐसा दुख जो अपने कारण उत्पन्न होता है, जो अपने शरीर से, जैसे मान लीजिए किसी को बुखार आ गया, ठीक है, किसी को टीबी हो गया, तो जो भी हमें रोग के द्वारा, ठीक है, जो भी हमें शरीर से जो उत्पन्न होता है दुख, उसे क्या बोलते हैं, आदिदेहक बोलते हैं। तीनों याद रखिएगा, तीनों इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कानन का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए वन, अरण्य, ठीक है, जंगल, ये सभी किसके हैं भैया, वन के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है। विग्रह तो आपने पढ़ा होगा समास विग्रह, ठीक है, समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है कि जो भी, ठीक है, जो भी वाक्य लिखा हुआ है उसको खंड खंड करना, ठीक है, उसे शब्दों में, ठीक
के सार्थक शब्दों में बदलना, ताकि उनके मध्य में अर्थ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अर्थ साथ में जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, यदि निरर्थक है तो वो विग्रह नहीं माना जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो सार्थक होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि वाक्य खंडों को अलग अलग उनके संबंध को बताना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां से देखिए संधि से भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है और समास से भी प्रश्न पूछ लेता है। संधि क्या? संधि भी है दो वर्णों के जो मेल से बनती है। ठीक है, दो वर्ण के मेल से जो तीसरा शब्द बनता है उसी को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि संधि शब्द में होती है, वर्ण में होती है, या फिर वाक्य में होती है, या पद में होती है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो संधि किस में होती है? वर्ण में होती है। किस में होती है? वर्णों में होती है। ठीक है, समास, समास का अर्थ ही होता है, क्या होता है भैया? संक्षेप करना। ठीक है, क्या होता है? संक्षेप करना होता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना होता है। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग लिखते हैं, जैसे मैंने बोला कि चक्रपाणी, अभी एक उदाहरण दिया था। ठीक है, तो चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र है। ठीक है, तो चक्रपाणी मैंने कहा जिसके हाथ में चक्र है, ये तो है विग्रह, और इस विग्रह का हम क्या करेंगे? अर्थात क्या हो जाएगा? चक्रपाणी। तो चक्रपाणी क्या है? समस्त पद। तो इसको क्या है? शॉर्ट करके लिख रहे हैं, संक्षेप में लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? समास का जो अर्थ निकलता है संक्षेप में निकलता है। और जो समास होता है वो किसमें होता है? पद में होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भक्तमाल के रचनाकार बताइएगा। कह रहा है कि विष्णुदास, केशवदास, सुंदरदास, नाभादास। क्या है भैया? नाभादास। नाभादास की दो रचनाएं याद रखिएगा। एक तो देखिए भक्तमाल हो गया, ठीक है, दोनों इंपोर्टेंट है, और अष्टयाम। क्या है? अष्टयाम। ये दोनों रचनाएं कई बार पूछी जा चुकी है नाभादास की, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, नाभादास ये भी पूछ सकता है कि किस काल के कवि थे, तो नाभादास ये भी आप याद रखिएगा किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे, और राम भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है, ठीक है, किसके? सगुण ब्रह्म में विश्वास करते थे, ठीक है, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? कह रहा है कि गलियों को चौड़ा करना, परशुराम के क्रोध आदमियों ने जला डाला। ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, परशुराम के क्रोध ने क्षत्रियों को जला डाला, तो ये सही हो जाएगा। आदमियों कहां पे? वृक्षों पर कोयल कूक रही है। भैया क्या एक कोयल 10 वृक्षों पर बैठ जाएगी क्या? नहीं, एक साथ में नहीं बैठ सकती ना। तो देखिए क्या हो जाएगा? वृक्ष पर कोयल कूक रही है, ये होगा सही। तो ये भी हमारा गलत है। कह रहा है कि खेतों में लंबे लंबे घास हो गया, घासों में, ये भी गलत हो जाएगा। तो गलियों को चौड़ा करना ये राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज ये छोटा सा सेशन था, और आपके जो भी मुझे लग रहा था कि जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में कोशिश मैंने की है कि आपको समझा दूं यहाँ पर, और थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि विस्तार के साथ में आपको बताया जाए। बीपीएससी के लिए खास तौर से आज का ये प्रैक्टिस सेट रखा था। ठीक है, बाकी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए देख सकते हैं, यही सब पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट के लिए तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर। यूपी पुलिस में हालांकि ये सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे झारखंड पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है आप सभी दोस्तों का एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, सभी प्रश्न अच्छे लगे हों, तो एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यूपी पुलिस या आपको एग्जाम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।